नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए 5th सेमेस्टर से संबंधित इतिहास विषय के प्रथम प्रश्न पत्र भारत में राष्ट्रवाद पेपर कोड HIS 301 है। आइए उससे महत्वपूर्ण जो प्रश्न हम लोग देख रहे हैं उसमें हम लोग 3 यूनिट देख चुके हैं। आज चौथा यूनिट है। चौथा यूनिट का नाम है प्रारंभिक चरण, नरमपंथियों की विचारधारा, कार्यक्रम और नीतियां। आज इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके आंसर पर बात करेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मित्रों देखें, हम लोग आप लोगों का 4th जो यूनिट है वो प्रारंभिक चरण है, नरमपंथियों की विचारधारा, कार्यक्रम और नीतियां हैं। तो ये सिलेबस में 4th यूनिट दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो नरमपंथी विचारधारा के विचारधारा है, कार्यक्रम है और नीतियां हैं, यहाँ पर जानने से पहले हम ये तो जानें कि यह जो राष्ट्रवाद का चरण है, नरमपंथी किसे कहा जाता है। तो इसके पीछे हम देखें, पूर्व पे अवलोकन करें तो हम लोग पहले देख चुके हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, कारण, प्रभाव और प्रकृति या स्वरूप देख चुके हैं। उसके पश्चात हम लोग सेकंड वाले यूनिट में हम लोग देखें कि किस प्रकार से भारत में राष्ट्रवाद के उदय में अग्रणी कारकों की भूमिका रही, कौन कौन से कारक रहे, जिसमें पश्चिमी शिक्षा, मध्यम वर्ग, सामाजिक आंदोलन और धार्मिक आंदोलन और समाचार पत्र रहे। उसके बाद भारतीय राष्ट्रवाद का उदय प्रारंभ होता है। उसमें हम देखें कि नरमपंथी चरण से पूर्व में जो घटनाएं हैं, अब यहाँ सिलेबस में हमें लगता है कि जो ये प्रारंभिक चरण है उसके जगह पे आपको यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, उसके बाद 20 वर्षों का काल को जो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है और 1905 तक का समय जो 20 वर्षों का है उसे ही हम राष्ट्रवाद का प्रथम चरण नरमपंथियों की विचारधारा, कार्यक्रम और नीतियों के अंतर्गत देखते हैं। तो हम लोग ये देखें कि जब भारत में अंग्रेजी शिक्षा आई, मध्यम वर्ग का उदय हुआ और उसके स्वरूप भारत में सामाजिक और धार्मिक आंदोलन हुए, समाचार पत्रों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों ने भारतीयों को राष्ट्रवाद के विषय में जागरूक करने का प्रयास किया। उसी क्रम में हम देखें, मैं एक हेडिंग बनाया हूँ, आप देखें, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के साथ स्थापित संस्थाएं, जो प्रमुख संस्थाएं रहीं, भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में स्थापित होती रही और मुख्यतः बंगाल प्रांत, क्योंकि अंग्रेजों का जो सीधा सा आक्रमण झेला था वह सीधा बंगाल में हुआ था, इसलिए बंगाल के लोग अधिक जागरूक थे। तो उन्होंने संस्थाओं का निर्माण किया। पहली संस्था की बात करें तो बंग भाषा प्रकाशन सभा जो बनी वह 1836 ईस्वी में बनी, जिसमें द्वारकानाथ टैगोर की महत्वपूर्ण भूमिका थी। दूसरी लैंड होल्डर्स सोसाइटी बनी जो 1838 ईस्वी में बनी, इसमें भी द्वारकानाथ टैगोर जी का विशेष योगदान था। और तीसरा जो बना वह बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन बना 1843 ईस्वी में, इसमें भी द्वारकानाथ टैगोर जी का महत्वपूर्ण योगदान था। तो आप देखें, यह तीनों संस्थाएं जो हैं, आपका बंग भाषा प्रकाशन सभा 1836 और लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1838 और बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन 1843 ईस्वी, यह तीनों बंगाल में बन रही है और द्वारकानाथ टैगोर जी का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अगला जो संस्था बनी वो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 ईस्वी में हुई। उसके पश्चात एक प्रमुख ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो लंदन में बना, इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया था 1866 ईस्वी में, इंग्लैंड के लोगों को जागरूक करने के लिए भारत के विषय में कि भारत में जो अंग्रेज रहते हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जो उनके शासन की समाप्ति करके भारत में ब्रिटिश ताज का शासन किया गया है, तो वहाँ पर कितने अनैतिक तरीकों से ये लोग भारतीयों के धन का निकासन कर रहे हैं, भारत के धन से निकाल कर लाकर इंग्लैंड में दे रहे हैं। उन्होंने यानी कि दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 ईस्वी में लंदन में किया
और दादा भाई नौरोजी ने अपना प्रसिद्ध सिद्धांत धन का निष्कासन, धन का बहिर्गमन का जिक्र किया, बताया। और उन्होंने अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन के निष्कासन को बताया। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण एसोसिएशन है जो लंदन में स्थापित हो रहा है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और इंडियन एसोसिएशन 1876 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी के द्वारा बनाया गया इंडियन एसोसिएशन। और अगला है पूना सार्वजनिक सभा, यह 1877 ईस्वी में पूना जो है यह पूना सार्वजनिक सभा 1877 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। और इसमें महादेव गोविंद रानाडे जी का, जिन्हें न्यायमूर्ति के नाम से हम लोग जानते हैं, महत्वपूर्ण स्थान रहा। अब आगे देखें इन छोटे छोटे जो संस्थाएं बनी, कुछ बंगाल में बन रही है, कुछ ब्रिटिश में बन रहा है और यहाँ पूना में बन रहा है। ये सब जो संस्थाएं बनी यह कहीं न कहीं भारत में राष्ट्रवाद के उदय होने के संकेत है कि भारत में राष्ट्रवाद पनप रहा है और तीव्र गति से। इसलिए भारत के विभिन्न क्षेत्रों में छोटी छोटी संस्थाओं का निर्माण हुआ। यहाँ तक दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में इसकी स्थापना की है। और आगे एक संस्था है नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कि इंडियन एसोसिएशन के द्वारा ही आगे चल के 1883 ईस्वी में उसे बनाया गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 1883 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में। तो इन संस्थाओं के साथ भारत में सबसे प्रमुख संस्था जो पूरे भारतीयों की प्रतिनिधित्व की बात करती है, वह संस्था की स्थापना हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में देखते हैं। तो आइए देखें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ। यहाँ से बार बार प्रश्न बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। और यह पहले जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले की जो संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं से भी प्रश्न बनते हैं। तो उसमें यूपीपीएससी और यूपीएससी लेवल पे और असिस्टेंट प्रोफेसर और बड़े बड़ी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो गैप हो जाता अगर आप लोगों को डायरेक्ट मैं प्रारंभिक चरण नरमपंथियों की बात करता, तो डायरेक्ट जो इतिहास होता है वह क्रम से क्रमिक विकास होता है और वहाँ पे क्रम छूट जाएगा। तो फिर आगे जब आप तैयारी करने जाएंगे तो आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, जो कि इसके पहले जब हम लोग स्नातक और परास्नातक किए थे उस समय ऐसे ही पढ़ाई की गई थी, डायरेक्ट पहुंच जा रहे थे जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग, जबकि एक क्रम से अध्ययन नहीं कराया गया, जिसका परिणाम है कि इतिहास की भारतीय जानकारी के विषय में कई समस्याएं, कई गैप की समस्या आती है। जो बच्चे इलाहाबाद, मुखर्जी नगर, दिल्ली रह के तैयारी करते हैं वहाँ उन्हें सिस्टमेटिक पढ़ाया जाता है, कहीं न कहीं CBCS पैटर्न में इस बात का ध्यान रखना चाहिए था। लेकिन चलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि आपकी एक भी कड़ी टूट ना पाए। तो आप देखें किस प्रकार से प्रारंभिक चरण के पूर्व ही भारत में प्रारंभिक चरण ही है, लेकिन जो नरमपंथी हैं वह कहीं न कहीं पश्चिमी शिक्षा, मध्यम वर्ग और सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन और समाचार पत्रों के माध्यम से जो जागरूकता है हुई, उनके माध्यम से उसके बाद से छोटे छोटे जो संस्थाओं का निर्माण हुआ, उसकी परिणति एक समय आकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के रूप में होती है। जो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। यहाँ से प्रश्न बनता है कब हुई, तो 28 दिसंबर 1885 में। कहाँ पर हुई, तो बम्बई में। और बम्बई के किस विद्यालय में हुई या कहाँ पर हुई, तो बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ। और इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें अधिकतर एडवोकेट यानी कि वकील थे। और संस्थापक सचिव कौन थे, तो संस्थापक सचिव ब्रिटिश भारत में अधिकारी थे वे रिटायरमेंट के बाद, जिनका नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने इसके संस्थापक सचिव थे। और माना जाता है कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई। और इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। यहाँ पर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम का नाम कहीं कहीं आपको AO ह्यूम शार्ट नाम मिलता है और व्योमेश चंद्र बनर्जी का नाम
WC बनर्जी मिलता है शॉर्ट नाम। तो यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सचिव कौन थे? तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम महोदय थे, यानी ये वो ह्यूम थे। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? तो वह थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, शॉर्ट नाम हम इन्हें WC बनर्जी के नाम से जानते हैं। और इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें अधिकतर वकील थे। आइए आगे देखें, कांग्रेस की स्थापना से जुड़े तथ्य है कि भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना क्यों हुई, इसके पीछे कई लोगों का कई मत है। आइए देखते हैं। पहला मत जो है वह कहा गया है डफरिन के दिमाग की उपज। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय में जो भारत का गवर्नर जनरल एंड वायसराय था वह लॉर्ड डफरिन था। यह भी प्रश्न बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल एंड वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। और यहाँ से देखिए, लाला लाजपत राय ने कहा है कि डफरिन के दिमाग की उपज है, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वह लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। किसने कहा? तो लाला लाजपत राय ने इंडिया टुडे में कहा था। और लाला लाजपत राय ने ही सेफ्टी वाल्व और तड़ित चालक थ्योरी दिया है, सेफ्टी वाल्व थ्योरी, कि अंग्रेजों ने 1857 ईस्वी के विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की तरह फिर अंग्रेजों को कोई समस्या न झेलनी पड़े, कोई विद्रोह न झेलना पड़े, उससे बचने के लिए डफरिन ने और ह्यूम ने मिलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया कि भारतीयों के अंदर चलने वाले हलचल को पता किया जाए। इसीलिए लाला लाजपत राय ने सेफ्टी वाल्व थ्योरी दिया कि सेफ्टी वाल्व थ्योरी की तरह कि कोई सुरक्षा कवच के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रयोग किया जाएगा। यह अंग्रेजों का मत था, लेकिन भारतीयों के दृष्टिकोण से तड़ित चालक, यानी कि जब बिजली आकाशीय बिजली गिरती है तो बिल्डिंग के ऊपर एक तड़ित चालक लगाया जाता है, जिससे वह बिजली उसमें समाहित होकर जमीन के अंदर चली जाती है। उसी तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भारतीयों ने तड़ित चालक का प्रयोग, तड़ित चालक के रूप में कांग्रेस का इस्तेमाल किया। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं, आप लोग देख लेंगे। अगला स्टेटमेंट दिया है, यह मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अल्पसंख्यकों की प्रतिनिधित्व करती है। यह मत किसने दिया? तो यह तत्कालीन गवर्नर जनरल एंड वायसराय लॉर्ड डफरिन ने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अल्पसंख्यकों की प्रतिनिधित्व करती है। और गंदी चीज और देशद्रोही संगठन कहकर किसने पुकारा? तो लॉर्ड कर्जन ने गंदी चीज और देशद्रोही संगठन कहकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को संबोधित किया। तो यहाँ से प्रश्न आप देख लेंगे, बनेंगे ही बनेंगे। अगला, बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं कहे। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और अगला स्टेटमेंट है 3 दिनों का तमाशा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 3 दिनों का तमाशा किसने कहा? तो अश्वनी कुमार दत्त जी ने कहा, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में 3 दिन संगठन के सम्मेलन होते थे, इसलिए इन्होंने 3 दिनों का तमाशा कहकर संबोधित किया है। इसे भी आप तैयार कर लें। अगला है याचना संस्था। बिपिन चंद्र पाल ने कांग्रेस को याचना संस्था के नाम से संबोधित किया है। और अब 1885 से 1905 तक के 20 वर्षों के समय को हम नरमपंथी कांग्रेस या नरमपंथियों की विचारधारा या उदारवादियों की विचारधारा के नाम से जानते हैं। और आइए कुछ प्रमुख भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन और देखें, जिससे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरित्र पर प्रकाश पड़ता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वह एक धार्मिक संस्था है, वह अल्पसंख्यक संस्था है। लेकिन इसके प्रथम 4 अधिवेशन को देखने के बाद यह संदेह अपने आप दूर हो जाएगी कि कांग्रेस कहीं पर भी धार्मिक और सांप्रदायिक संस्था नहीं थी, बल्कि यह संपूर्ण भारत की प्रतिनिधित्व करने वाली थी और सभी वर्णों, सभी जातियों और सभी वर्गों को लेकर चलने वाली संस्था तब भी थी, आज भी है। आइए देखिए, यहाँ पे
प्रमुख अधिवेशन में पहला अधिवेशन आप देख चुके हैं कि 28 दिसंबर 1885 में बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था और 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। सचिव जो थे वो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे। अध्यक्ष जो थे प्रथम वो बेमेश चंद्र बनर्जी थे। और दूसरा अधिवेशन जो प्रमुख हुआ वो 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ और इसमें 434 लोगों ने भाग लिया और अध्यक्ष जो थे वो दादा भाई नौरोजी थे। और तीसरा 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन मद्रास में हुआ था और इसके अध्यक्ष जो थे, इसमें 607 लोगों ने भाग लिया और इसके अध्यक्ष जो थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। और चौथा अधिवेशन कांग्रेस का 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ और इसमें 1248 लोगों ने भाग लिया और इसके जो अध्यक्ष थे वो जॉर्ज यूल थे। तो यहाँ 4 अधिवेशन देने के पीछे मैं कांग्रेस को सांप्रदायिकता के बोझ से बाहर निकालने का मैं के प्रमाण में दिया हूँ, क्योंकि आप यहाँ देखें कि पहले अधिवेशन में जो अध्यक्ष हैं बेमेश चंद्र बनर्जी, वो बंगाल के निवासी हैं, बंगाली हिंदू हैं। और उसके बाद दूसरे अधिवेशन के जो अध्यक्ष हैं वे हैं दादा भाई नौरोजी, जो कि पारसी समुदाय से संबंधित है, पारसी धर्म से। और तीसरे जो 1887 में मद्रास में अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे हैं वो बदरुद्दीन तैयब जी, जो इस्लामिक व्यक्ति हैं, मुसलमान हैं। और चौथा जो 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है इलाहाबाद में, उसमें 1248 लोगों ने भाग लिया और इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूल महोदय थे, जो कि एक ईसाई थे। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कभी भी सांप्रदायिकता और धार्मिकता को केंद्र में रखकर कार्य नहीं किया। इन 4 अधिवेशनों से आप देख सकते हैं। आगे के अधिवेशन में जो समस्याएं, जो चीज़ें हैं, आगे हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो देखेंगे। आइए, यहाँ से भी प्रश्न बनेंगे। दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। कितने लोगों ने भाग लिया? 434। अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। तीसरा अधिवेशन कब हुआ? 1887 में। कहाँ पर हुआ? मद्रास में। अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। यहाँ से बार बार प्रश्न बनता है कि भारत ये राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे बदरुद्दीन तैयब जी। चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में, अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूल। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम ईसाई या अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूल महोदय थे, जो कि चौथे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1888 ईस्वी के इलाहाबाद और प्रयागराज के सम्मेलन में अध्यक्षता की थी। तो ये तो आपको मैं नरमपंथियों के प्रारंभिक चरण से संबंधित जो बातें थी, महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको मैं बता दिया। किस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। स्थापना के बाद 20 वर्षों के समय को नरमपंथी या उदारवादी या भारतीय राष्ट्रवाद के प्रथम चरण के नाम से, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण के नाम से जानते हैं। अब आइए विचारधारा, कार्यक्रम और नीतियों पर बात कर लें। तो विचारधारा जो थी, नरमपंथियों की विचारधारा जो थी वह संवैधानिक तरीकों से मांग की थी। भारतीयों को शिक्षित करना, अंतर्राष्ट्रीय मंचों का विकास करना। और प्रमुख उदारवादी जो थे, नरमपंथी जो थे, उसमें दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दिनसा वाचा, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले। दादा भाई नौरोजी नाम दिया ही हूँ। दादा भाई नौरोजी को हम लोग ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी भारत के पितामह के नाम से जाने जाते हैं। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बेताज बादशाह कहा जाता है, क्योंकि यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने, इसलिए इन्हें हम बेताज बादशाह के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे मैं बताने का प्रयास किया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद जो 20 वर्षों का समय रहा उसे नरमपंथी और उदारपंथी विचारधारा के नाम से जानते हैं। और उसमें प्रमुख व्यक्ति मैं बता ही चुका आपको, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, दिनसा वाचा, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले इत्यादि थे। और इन लोगों की जो मांग थी वो संवैधानिक तरीके से, इनकी विचारधारा जो थी संवैधानिक तरीके से मांग करने की थी। और भारतीयों को शिक्षित करना कि अधिक से अधिक भारतीय शिक्षित हो, जागरूक हो सकें। और अंतर्राष्ट्रीय मंचों का विकास कि अंतर्राष्ट्रीय मंच बनेंगे तो वैश्विक स्तर से हम अंग्रेजों को घेरने का प्रयास करेंगे और उनके काले कारनामों को जो भारत में कर रहे हैं उन्हें उजागर किया जाएगा। तो यह उनकी विचारधारा थी और होनी भी चाहिए थी। आप खुद कल्पना करके देखें कि जिस प्रकार अंग्रेजों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन
के प्रारंभ में ही और 1857 में अगर पूर्व में देखें तो किस प्रकार उन्होंने क्रूरतापूर्वक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम आंदोलन में 1857 को किस प्रकार दमन किया था, उससे देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सहसवावस्था था और राष्ट्रवाद का सहसवावस्था था। तो वहाँ कहीं न कहीं वह एक तरह से शिष्टाचार के माध्यम से ही अपनी बात रखें तो बेहतर है, नहीं तो उगते हुए भारत में जो राष्ट्रवाद था उसे अंग्रेजी हुकूमत जब चाहती जब उसे कुचल सकती थी। इसलिए उनके विचारधारा को हम दोष नहीं दे सकते। उन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों और परिवेश के आधार पर बेहतर कार्य किया। कम से कम संवैधानिक तरीके से जनता की आवाज़ बनकर अंग्रेजों की कानों तक खटखटाहट तो दी और भारतीयों को शिक्षित कर बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। और अंतर्राष्ट्रीय मंचों से अपनी मांग करना और अंग्रेजों की कालगुजारियों को उजागर करना, ये भी महत्वपूर्ण विचारधारा रही। तो ये विचारधारा है नरमपंथियों की। और कार्यक्रम में वर्ष में एक बार देश के प्रत्येक हिस्से में बैठक करना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बाद से ही प्रत्येक वर्ष भारत के प्रत्येक अलग अलग क्षेत्रों में जाकर सम्मेलन आयोजित करना, बैठक आयोजित करना, अनुनय विनय के माध्यम से अपनी बात रखना, संवैधानिक तरीके से एक कार्यक्रम बनाए और भारतीयों को जागरूक करना इनके कार्यक्रम था। और प्रस्तावों, बैठकों, याचिकाओं द्वारा मांग करना इनके कार्यक्रम का हिस्सा था। तो आप इसे देख लें और आप इसे वर्ष में एक बार देख ही रहे हैं। पहली बार हो रहा है बम्बई में, दूसरी बार कलकत्ता में, तीसरी बार अधिवेशन जो हो रहा है वह मद्रास में, चौथा इलाहाबाद में। ऐसे भारत के प्रत्येक क्षेत्रों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो बैठक होती थी उससे जागरूकता फैलाया जाता था। इसमें कहीं कोई लेकिन नहीं है, आप देख लें। और अब नीतियों में देखें तो इनकी नीतियाँ जो थी वो अनुनय विनय के माध्यम से अंग्रेजी सरकार से भारत में सुधार की नीति की मांग करते थे। इनकी नीति जो थी वो अनुनय विनय की नीति थी। और उग्रवादी चरण इसके बाद आएगा तो वे लोग इसे राजनीतिक भिक्षावृत्ति की नीति कहा है और कहकर आलोचना किया है। लेकिन अगर हम सार्वभौमिक रूप से दृष्टिकोण से देखें तो कहीं न कहीं प्रारंभिक दौर पे इन लोगों को जो उचित और समझ में आया वह बेहतर किया और उसी वह बेस बना। वही उदारवादी चरण भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का आधार बना जिस पे हम 1947 में आज़ादी प्राप्त किए। तो मित्रों आप देखें, मैं सारगर्भित तरीके से, संक्षिप्त तरीके से आपको प्रारंभिक चरण नरमपंथियों की विचारधारा, कार्यक्रम और नीतियों पर प्रकाश डाला। और आपके यूनिट के साथ साथ भारत में मैं राष्ट्रीय आंदोलन, जो भारत में राष्ट्रवाद का विकास है और जो संस्थाओं का निर्माण है, मैं क्रम से बताया हूँ। आप इसे तैयार कर लें, स्क्रीनशॉट लेना और स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद अगले यूनिट में हम लोग उग्रवादी चरण, द्वितीय चरण को देखेंगे। मित्रों आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आज इतना ही, नमस्कार।